हाँ भाई, आ गए? फिर से आ गए? फिर से नहीं पढ़ के बैठे हुए? चलो भाई तो स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं भी अपना मिड सेमेस्टर देके ही बैठी हूँ। हुँ, तो कॉलेज लैब ही है ये, जहाँ पे आपको बैठ के पढ़ा देते हैं फटाफट से टीओसी। यार बेसिकली हुआ क्या कि मैं लेक्चर 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट जो कंप्रेस फाइल थी वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी एंड जो ओरिजिनल फाइल थी वो डिलीट कर दी उसके बाद। हुआ क्या इससे कि जो कंप्रेस फाइल थी उसमें तो मेरे कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे, इतनी घटिया क्वालिटी आई है, पता भी नहीं चला ये चीज़ कि मैंने कंप्रेस करके बेड़ा गर्क कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर देते हैं। भाई देखो साफ सीधी बात है, दोबारा बताती हूँ, मुंह धो के बैठना, ठीक है ना, कॉपी पेन निकाल के बैठना साथ में, और ईयर प्लग्स लगा के बैठना, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, ठीक है ना, दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एकदम ढंग से ही पढ़ा रही होंगी तुम्हें। तो ईयर प्लग्स लगा लो, कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ, साथ में बैठ के ऑटोमेटास बनाना, जब बात में समझ में आएगी। मेरे को पता है एग्जाम ये वाला सब्जेक्ट टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे होते। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट कि आप अच्छा खासा स्कोर ले आओ। अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना तुमने देख लिया और लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो भाई कल 30 में से 25 मेरे हाथ में है। समझ गए हो? इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 में से पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। आपका चोम्स्की क्लासिफिकेशन लिखने को आता है, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा की डिफाइन पूछती है, किसमें से क्या क्या पूछता है मैं ये बता देती हूँ आपको। फाइनाइट ऑटोमेटा में से डिफाइन पूछेगा, डीएफए आपको बनाने के लिए देगा, कंस्ट्रक्ट करने को देगा, ठीक है। उसके बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है एनएफए, ये आपसे पूछेगा कि एनएफए टू डीएफए या फिर डीएफए टू एनएफए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफाइन आ जाती है, इसकी सिर्फ डिफाइन आएगी। इसके बाद पंपिंग लेमा का क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर ग्रामर पूछ लेता है 3 नंबर में। इतना मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया विद नंबर कि भाई क्या चीज आती है। सब चीज नहीं बोलिए कि तुम्हें लग रहा हो भाई दीदी सारा सिलेबस बता दिया। सिलेबस बहुत बड़ा है टीओसी का, ये कुछ नहीं लिखता आईपीयू वाले, जो पेपर में आता है वो लिखते ही नहीं है साले, तो भाई देख के करना। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या आ जाता है, सीएफजी आ जाती है। इसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा आ जाता है, ये रहा पीडीए। पीडीए और नॉन डिटरमिनिस्टिक, इसमें भी डिफरेंस आ जाता है एनपीडीए में, ठीक है, डिफरेंस पूछेगा। इसके बाद इक्विवेलेंस है सीएफजी और पीडीए की नहीं आती इतनी। क्लोजर प्रॉपर्टीज आ जाती है इसकी, पंपिंग लेमा दोबारा ऊपर वाली चीज है, और पार्सिंग। पार्सिंग में एलएल के ग्रामर करके जाना, इस पे आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप। तो देखो मैंने लॉन्ग आंसर टाइप एक दो चीजों पे लिखा है, एक आपका ये एलएल के ग्रामर वाली चीज, एक मैंने लिखा है आपसे पंपिंग लेमा वाली चीज। डीएफए में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आएगा ये वाला। इसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये भी लॉन्ग टाइप में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीएफए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चोम्स्की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुम्हें गिन के 5 टॉपिक बताए हैं कि भाई ये 5 नंबर में आएंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे, ये करके जाना। डिफाइन जो आती है वो मैंने तुम्हें बता दी। ये आपका सिलेबस मैंने एकदम कॉन्फ़िगरेट कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट से, जिससे कि तुम आराम से अपना पेपर देके आने के बाद वीडियो फिनिश भी कर सको। तो थ्योरी ऑफ आपकी कंप्यूटेशन बोलती क्या है, देखो जी। अब जो आपका इंट्रोडक्शन है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है एक ब्रांच है थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की, जो डील करती है स्टडी ऑफ एल्गोरिथम से और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी से। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है अगर मेरी एक मशीन है तो वो कौन सा काम कर सकती है और कौन सा काम नहीं कर सकती। मेरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी कर सकता है, मेरी कैलकुलेशन कंप्यूटर भी कर सकता है, मेरी कैलकुलेशन फोन भी कर सकता है, पर हर एक डिवाइस की अपनी एक लिमिटेशन है कि भाई मैं इतनी ही कॉम्प्लेक्स चीज कर सकता हूँ। नॉर्मल कैलकुलेटर जो आप बनाते हो भाई वो प्लस माइनस डिवाइड करते कर सकता है, पर जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो उसमें ई लॉगरिथमिक ये सब चलता है। तो हर एक डिवाइस की अपनी एक लिमिटेशन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। व्हाट कैन बी कंप्यूटेड, क्या कंप्यूट किया जा सकता है, हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी कंप्यूटेड, कितने अच्छे से कंप्यूट किया जा सकता है, और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आप इसी चीज के बारे में टीओसी में पढ़ते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, तो साथ में आप करते रहना प्लीज, ठीक है ना, वरना समझ में नहीं आएगा भाई। फिर मेरे से मत कहना कि नहीं समझ में आया, क्या पढ़ाया है, गंदा पढ़ाती है, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ लिख के करो। और जो बोल रही हूँ कान खोल के, फोन को साइड वाले कमरे में रखाओ, अलमारी में लॉक कर दो, मम्मी के हाथ में दे दो, मम्मी मौसी से बात करेगी बढ़िया से, तुम फोन नहीं चलाओगे वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत घटिया सब्जेक्ट है, पहले बता रही हूँ, पर जैसे पढ़ाऊंगी मजा आ जाएगा। व्हाट टीयूसी क्या सजेस्ट करता है कि मैथमेटिकल मशीन और जो सिस्टम है
उन्हें आप क्या बुलाते हो? ऑटोमेटा बुलाते हो। Theory of computation can be considered as a study of kind of computation model in the field of computer science and it also considers how efficiently the problem can be solved. तो टीओसी यही बताती है आपको कि कितने अच्छे से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। किसका आंसर देती है ये? हाउ का। कैसे? कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कितनी लिमिटेशन थी उसकी, कैसे सॉल्व करी आपने? तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप कंप्यूटर से कंप्यूटर की बात करवाते हो तो बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए, दो लोग आराम से बात कर सकते हैं। जब इंसान आपस में बात करते हैं तो भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, तब भी बात आराम से हो जाती है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब एक आदमी एक कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो हम तो नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं। पर ये किसको समझता है? सिर्फ 01 को समझता है, बहुत सिंपल भाषा को ये समझ रहा होता है। तो आप ऐसी कौन सी भाषा में बात करो कि सॉल्यूशन निकालो इसका, कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मशीन उसको नहीं समझ पाती है, तो भाई करके दिखाओ कैसे काम करोगे। ये सॉल्यूशन है। मेथड क्या है डिफाइन करने का एक लैंग्वेज को? अब जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इसमें डिक्शनरी यूज होती है। क्या होता है? देखो, ग्रामर होती है, ग्रामर एक नाम की चीज होती है, ठीक है। ऐसी आपकी डिक्शनरीज होती हैं, ये सब लगती है किसी भी लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए। इंग्लिश ले लो, पहले आप ए बी सी डी सीखते थे, ए बी सी डी सीखते थे, फिर तुमने सीखा कि भी अगर ए सी ए टी लिख दूं तो कैट बन जाएगा, फिर इट इज अ कैट लिखूं तो इसमें ग्रामर लग जाएगी, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ऐसे चलता था। पहले आपने अल्फाबेट सीखे, उसके बाद वर्ड्स बनाए, वर्ड से आपने सेंटेंस बनाए। ऐसे करके कोई भी लैंग्वेज फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, टीओसी में भी सेम ही चीज होती है। यहाँ पे 4 वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले आती है आपकी पहले बता ही देती हूँ, चलो ठीक है, फिर समझाऊंगी। सबसे पहले आता है सिंबल। अब तुम यहाँ पे काय, कुत्ता, घोड़ा, भैंसा कुछ भी बनाओ, वो सिंबल होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी बना दो, सिंबल होना चाहिए किसी चीज का। कुछ ही चीज को बारे में वो इलाबोरेट करना होना चाहिए, भाई ये एक एंटिटी है। ठीक है ना। अल्फाबेट आ गया। अल्फाबेट क्या होता है, आप जब इन सिंबल्स को साथ में एक सेट में बंद कर देते हो, मैंने ये 2 आदमी बनाए और इन्हें एक सेट में बंद कर दिया, इन्हें मैंने एक सेट में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया? इसका अल्फाबेट बन गया। तो सबसे पहले सिंबल था गाय, कुत्ता, घोड़ा, भैंसा, जो भी बनाओ, जो भी बनाना है तुम्हें, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। जब मैंने इन ए बी सी को एक सेट में बंद कर दिया, क्या किया मैंने, जो सिंबल थे तो मैंने सेट ऑफ सिंबल बना दिया, तो उसको मैंने क्या बना दिया? अल्फाबेट। यही यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्या होती है? जब मैंने उन अल्फाबेट में जो सिंबल यूज हुए थे उनसे कोई वर्ड बनाया, जैसे मैंने बोला ए, मैंने बोला ए बी, मैंने बोला ए सी, और इन सारे के सारे वर्ड्स को मैंने एक दोबारा से सेट में बंद कर दिया, तो इसे क्या बुलाएंगे हम? स्ट्रिंग। तो सीक्वेंस ऑफ सिंबल है, सिंबल्स को किसमें लगा दिया आपने? सीक्वेंस में लगा दिया। लैंग्वेज क्या होती है? दोबारा से सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है। समझ गए हो भाई? लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या पढ़ के आए? सिंबल। सिंबल के बाद आपने पढ़ा अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद आपने पढ़ी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद आपने पढ़ी लैंग्वेज। हर एक चीज का नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सर पार्ट है। ये क्या था? कोई भी काय, कुत्ता, घोड़ा, वैसा, इसका जब सेट बना दोगे तो अल्फाबेट बन जाएगा। जब अल्फाबेट्स को सेट्स में बंद कर दोगे, सीक्वेंस ऑफ सिंबल बनाओगे तो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। जब स्ट्रिंग को सेट्स में बंद कर दोगे तो आपके क्या बन जाएंगे? लैंग्वेजेस बन जाएंगे। सॉर्टेड है, डन है, लिखने को आ जाता है ये। अभी दिखाती हूँ, क्वेश्चन आया हुआ था इस पे। Similarly, in our system, we have finite number of बहुत सारे होते हैं, finite होते हैं आपके, so we have the languages infinite number of words. Language में तो बहुत सारे words बन सकते हैं, infinite words बन सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, आपकी regular language जो होती है, regular grammar वो generate करती है regular language को। जो finite automata है वो accept करता है regular language को ही सिर्फ। तो आपका grammar और machine के बीच में basic सा एक difference है। एक बना के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो नेक्स्ट यही है कि ग्रामर और मशीन होता क्या है, ध्यान से समझना, बेसिक चीज बताती हूँ। मैंने कहा कोई भी ऐसी स्ट्रिंग बनाओ, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जो ए से स्टार्ट होती हो। वो ए बी भी हो सकती है, वो ए बी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बस उसमें जो बी है वो बाद में आना चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए ए से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। मैंने कहा एक इनिशियल स्टेट पकड़ो, क्यों नॉट। ये इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है। आपने कंडीशन दी दीदी, जब पहली बार ए आएगा ना तब आप नेक्स्ट वर्ड बनाना। जब ए आएगा तो मैं इसी को एक्सेप्ट करूंगी, ए आएगा तो ही आगे एक्सेप्ट होगा, ए आएगा तो ही एक्सेप्ट होगा। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि आपने बोला है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने ए लिया, मैंने कहा नेक्स्ट स्टेट पे आ जाना, जिसका नाम मैंने दिया Q1। अब मैंने कहा Q1 पे कुछ भी आए, ए आई या बी आए, तुम Q1 पे ही घूमते रहना। क्यों? क्योंकि ए के बाद तो कुछ भी आ सकता है। देखो ए आना चाहिए, ए के बाद कुछ भी आए, ए आ गया उसके बाद कुछ भी आए, तो मैंने कहा ए बी कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ए पहला आना चाहिए। अब क्या बात हुई कि दी अगर बी ही पहला आ गया तो क्या होगा? अगर बी पहला आ गया तो मेरा तो केस ही डिस्कार्ड हो गया पूरा का पूरा। तो मैंने कहा आप एक Q2 नाम की स्टेट पे आना, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? ट्रैप स्टेट या फिर डेड स्टेट। समझ गए हो भाई जी? मैंने आपको केस दिया कि कैसी स्ट्रिंग बनाओ जो ए से स्टार्ट होती हो, ए के बाद कुछ भी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा भाई ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ए या बी कुछ भी आए
उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। अगर बी से स्टार्ट हुई तो इसके बाद बी के बाद भी कुछ भी आता रहे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग्स तो अब एक्सेप्ट ही नहीं होंगी। ट्रैप स्टेट डेड स्टेट में आ गई तो अब वो एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। ग्रामर के लिए बनाते हैं, देखो सेम चीज। मैंने बोला एक ऐसा बनाओ जिसमें ये आ रहा हो, ए को मैंने डिफाइन कर दिया स्मॉल ए कैपिटल ए से, इसके बाद स्मॉल ए बी से और इससे, ठीक है जी, ये कर दिया हमने। अब क्या होगा, मैंने कहा भाई एस से शुरू हो ना, ए और कैपिटल ए आ गया, इसके बाद आ जाना तुम ए और बी पे। तो यहाँ पे क्या बनी मेरी स्ट्रिंग, ए ए बी बनी, सही तो है एकदम, ए ए बनी, ये भी सही है एकदम, ए बी भी लिख सकती थी मैं यहाँ पे। तो हुआ क्या, जो भी चीज आप लिख रहे हो वो ए से ही स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मशीन और ग्रामर का, हो सकता है अभी नहीं समझ में आया हो, आगे जाकर के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हो। देखो मैंने अभी आपको बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मिड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आपसे सिंबल पूछेगा तो आप क्या लिख दोगे भाई, बताओ जो फटाफट से। सिंबल पूछेगा तो दिए हम क्या लिख देंगे, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज को बताने की। और आप इसमें क्या बता सकते हो, ए बी सी, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी। अल्फाबेट को क्या आप बोलोगे कि सेट ऑफ सिंबल्स। अब मैंने ए बी सी को किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। जब आपसे स्ट्रिंग पूछेगा तब आप क्या बताओगे, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। मैंने अब सीक्वेंस बना दिए, मैंने बोला ए, मैंने बोला ए बी, मैंने बोला बी ए, ये मैंने क्या बना दिए, सीक्वेंस बना दिए, ठीक है। जब आपसे लैंग्वेज पूछेगा, जब आप क्या कहोगे, भाई ये तो क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। आ गया जी समझ में, डन है, सॉर्टेड है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका, ये पूछा हुआ है 2023 में। डन, आगे चलते हैं जी। अब इसने मुझे बोला इफ जो आपका सिग्मा है वो ए बी में से है, तो अब ये बताओ, एक सेकंड दो मेरे को बस, आपके सिलेबस के टॉपिक चेक करते जाते हैं। हाँ मतलब ठीक है, करवा सकते हैं ये भी। अब जब आपका सिग्मा की पावर 1 लिखा होता है तब इसका मतलब क्या होता है, भाई जो भी चीज लिखी है एज इट इज उतार दो। इसका मतलब है क्या, ये जो पावर वाली चीज है ना, जहाँ पे भी आप पावर पढ़ते हो सिग्मा की पावर में कोई भी चीज, इसका मतलब होता है कि आपका एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ऑफ द सिंबल एक्सेप्टेड है। एनी पॉसिबल स्ट्रिंग विद लेंथ आई, ठीक है। अगर मैंने सिग्मा की पावर आई लिखा है, इसका मतलब कोई भी स्ट्रिंग आए जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिग्मा की पावर 1 है, इसमें जितनी भी स्ट्रिंग है दोनों की लेंथ कितनी है, 1 1 है। अच्छा यहाँ पे अगर सिग्मा की पावर 2 लिखा है तो दीदी इसका मतलब पहली बात तो है कि आप दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका दी आउटपुट क्या आ रहा होगा, ए बी, बी ए, बी बी। मुझे एक बात बताओ, जितनी भी स्ट्रिंग है उनकी लेंथ क्या 2 से एक्सीड कर रही है, नहीं। तो एनी पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। सिमिलर आपको समझ आई गया होगा दी, यहाँ पे जब मैं ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आंसर में लिखूंगा ए बी, ए बी ए करते करते अंडे झंडे लिख दूंगा, और इसमें सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी सबकी लेंथ कितनी होगी, 3। समझ गए हो भाई, डन है। इसके बाद जब आपकी सिग्मा की पावर 0 होती है तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इससे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ये सिमिलर होता है फाई के, जैसे आप सेट में यूज करते थे। ऑल सेट है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिग्मा है उसकी पावर 0 है, लेंथ जो बनेगी आपकी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। डन है, सॉर्टेड है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर बड़ी बड़ी चीजें आगे आएगी। आपको ये समझ में आना चाहिए सिग्मा की जितनी पावर है उतनी ही उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि सिग्मा ऑफ सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑन द अल्फाबेट सिग्मा ऑफ लेंथ एग्जैक्टली के। अब इसने बोला कि आपकी जितनी भी, हाँ वही चीज कह रहा है कि सिग्मा का जितना भी आपने स्ट्रिंग लगाई है उसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली के ही होनी चाहिए। सिग्मा की पावर के है, इसका मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए भाई, के ही होनी चाहिए। सेम चीज है जो अभी मैंने ऊपर आई लगा के दिखाया था, तो मैं वही चीज इसने भाषा में लिख दी है, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये सब आपने पढ़ा क्यों, ये उल्टी सीधी चीजें क्यों पढ़ी हमने, ये हमने पढ़ी क्लीन क्लोजर को पढ़ने के लिए और पॉजिटिव क्लोजर को पढ़ने के लिए। इनके ऊपर डिफाइन पूछ ली जाती है, क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर के ऊपर, कि भाई ये क्या होते हैं। अभी एक क्लीन क्लोजर की थ्योरम भी आती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो देखो ध्यान से समझना। क्लीन क्लोजर का मतलब है कि अभी जैसे आपने बोला दी सिग्मा की पावर 3 तक आपने बोला था, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की पावर 8 लिख दूं, इसका मतलब क्या है, उतनी पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगी जिसकी एक उतने पॉसिबल सेट्स बनेंगे जिसमें एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 8 हो।
हर एक स्ट्रिंग 8 की बन गई होगी, ये दी 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 जो भी करके 8 बन रहा होगा। इसने बोल दिया सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब है 0 से चालू करो, यूनियन लेते चलो और कहाँ तक लेते चलो, जब तक तुम्हारा इंफिनिटी ना आ जाए। आ गया जी समझ में? सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लो, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अच्छा बताओ, अगर मैंने बोला एक स्ट्रिंग है सिग्मा नाम की और जिसमें a कॉमा b है, अब तुम जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लो, मान लो इसकी पावर मैंने 2 बोल दी, तो तुम कुछ भी ले लो भाई, वो इसका एक सबसेट ही तो होगा। उसके कितने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे किस में आते हैं? सिग्मा स्टार में। इसी चीज को हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। याद रखना, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं क्लीन क्लोजर को। इसी का छोटा भाई आ जाता है पॉजिटिव क्लोजर। जैसे मैंने कहा 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव क्लोजर में वो चीज आपकी 1 से स्टार्ट होती है, नथिंग मच, सिर्फ इतना डिफरेंस है। नोटेशन भी समझ लो, नोटेशन में क्या बोला है आपने? आई जो है उतनी लेंथ तक चलेगा, तो आई 0 से स्टार्ट हुआ और आई इंफिनिटी तक चला। यहाँ पे मेरा आई जो है वो इस बार 0 से स्टार्ट होने की बजाय 1 से स्टार्ट हुआ है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज होगी कि ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट लास्ट करते करते इंफिनिटी तक। तो बस 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। दोनों की नोटेशन आप देख सकते हो। कभी कभार इसमें 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, क्लीन क्लोजर क्या होता है। सॉर्टेड है, डन है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब आगे आपकी ऑटोमेशन होती क्या है? ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि आपने ह्यूमन से ना काम करवा के या ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करते हुए कोई काम करवाया, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। ये कहाँ पे हुआ था ऑटोमेशन? ये हुआ था आपका जब 3 इडियट्स में रंचो जिसका आंसर देता है, याद है ना? वही वाला सीन है ये कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन से या ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करके दूर रह के आपने जो भी काम करवाया उसे आप कहते हो ऑटोमेशन हो रही है। तो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, the term is used to describe a theoretical machine. Theoretical machine है ये, ऑपरेट करिए अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स एंड केपेबल ऑफ कैरिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। समझ गए होगे ऑटोमेशन होती क्या है? बेसिक डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, तब आप लिख के आओगे। फाइनाइट ऑटोमेटा की डिफाइन पूछी हुई है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मॉडल दैट हैज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इसकी कुछ फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो स्टेट्स फाइनाइट होती हैं। इनके कंट्रोल करता है मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसमें क्या होते हैं? मूव्स होते हैं। मैंने आपको बोला Q0 से Q2 पे, Q1 पे जाओ, Q1 से Q2 पे जाओ, तो ये सब क्या है? ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड मूव है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है। तो कुछ मूव्स होंगे, कुछ कंडीशन होगी कि अगर A आएगा तो Q1 पे जाना, अगर B आएगा तो Q2 पे जाना। A और B मूव्स हैं, जो कंडीशन है हमारी, और Q1 Q0 ये सब क्या है? हमारे स्टेट्स हैं। समझ में आया? ये होती है फाइनाइट ऑटोमेटा। ये जो स्टेट्स होती है फाइनाइट नंबर ऑफ होती है, 5 होंगी, 10 होंगी, 100 होंगी, बट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। आपके सिलेबस में बहुत कम स्टेट्स वाले हैं, 4-5 स्टेट में खत्म हो रहा है। It is an abstract machine that is used to recognize patterns. Abstract machine है, abstract का मतलब है hypothetical machine है, hypothetical machine ऐसी कोई असली में नहीं है। Widely using computer science for the pattern matching and lexical analysis. pattern matching के लिए यूज होती है। क्या ये स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग से मैच कर रही है? आप जो भी केस बनाओ वो मेरी स्ट्रिंग में आना चाहिए, वही वाले केस वाले काम है। तो इसने बोला Q0 पे जब भी A आएगा वो Q1 पे जाएगा, Q0 पे जब भी B आएगा वो Q2 पे जाएगा। समझ गए? स्टेट्स हैं, वही वाला एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें बताया। ये क्या है? कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये क्या है? एक स्टेट है, ये क्या है? एक स्टेट है, और ये भी एक स्टेट है। सॉर्टेड है, डन है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ। पहले मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बाद मैंने आपको बेसिक्स बताया थ्योरी ऑफ कंपटीशन की कि क्या क्या बताता है ये, व्हाट, हाउ, और लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं ABC, उसके बाद दीदी हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर उस वर्ड में हम कुछ ग्रामर लगा के एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी कुछ वैल्यू सही आनी चाहिए। आप बोलोगे दिस डॉग इज अ कैट, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। दिस इज अ कुछ भी, मतलब गलत ग्रामर वाली चीज को हम सही नहीं बोलते। बट यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपटीशन में आपकी ग्रामर पे काम ये नहीं होता कि वो सीक्वेंस सही बताए। यहाँ पे आपका होता है कि आप पहले एक सिंबल डिफाइन करते हो, फिर आप उनसे सेट बनाते हो, ठीक है। जैसे आप क्या बुला रहे थे? आई गेस अल्फाबेट, एंड अल्फाबेट से आप एक स्ट्रिंग बनाते हो। स्ट्रिंग में क्या करा था हमने? AATD CC, ये जितने भी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स से वो लिखे थे। जब इन सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को ही मैं एक और बार ग्रुप कर देती हूँ, सेट बना देती हूँ, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? लैंग्वेज बुलाते हैं। इतनी चीज हमने करी। उसके बाद हम ऑटोमेशन पे आ गए। हमने सिग्मा की पावर वाली चीज भी देखी कि भाई सिग्मा की जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ आपका काम होता है। क्लीन क्लोजर देख लिया, पॉजिटिव क्लोजर देख लिया। क्लीन क्लोजर में हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, पॉजिटिव क्लोजर में वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। रिप्रेजेंटेशन हमने दोनों की देख ली थी कि भाई नीचे जो था आई की वैल्यू 0 से लेकर के आई की वैल्यू इंफिनिटी तक
जा रही थी, नीचे वाले में आई की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही थी। फिर हम ऑटोमेशन पे आ गए। ऑटोमेशन में मैंने बोला कि जो भी काम आप ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना करते हो वो आपकी ऑटोमेशन होती है। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम मूव्स बुलाते हैं, जिन कंडीशन के बेसिस पे आप अपनी नेक्स्ट स्टेज पे फॉरवर्ड हो जाते हो। ऐसे ही आपकी कुछ स्टेट्स होती हैं जो आपकी कंडीशन से जो आपकी एक स्टेट पे आने के बाद एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तब आप दूसरी स्टेट पे जा रहे होते हो। सॉर्टेड है, डन है भाई, आ गया समझ में फाइनाइट ऑटोमेटा तक। ये केस सारा हाइपोथेटिकल चल रहा है, ऐसा कुछ असलियत में नहीं होता है, ठीक है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। आपके होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट और एक होते हैं आपके विद आउटपुट वाले। विदाउट आउटपुट वाले में आपके सारे केस आते हैं जो कि आईपीयू के एग्जाम में आता है। ये आपका माले मूरे मशीन है, ये आईपीयू के एग्जाम में नहीं आता है, ये 2020 के सिलेबस से कट चुका था। तो अगर कभी एग्जाम में बाई चांस आ भी जाता है माले मूरे, तो मुझे दोष नहीं देना है, मुझे गालियां नहीं देनी है कि दीदी आपने नहीं करवाया था। अगर ये क्वेश्चन कभी बाई चांस आ गया तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन योर आईपीयू सिलेबस। पहले 2020 के सिलेबस में ये टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन था, जो कि अब कट चुका है। सो इट्स गॉड ग्रेस। थोड़ी सी चीज काटते हैं, पता है मैक्सिमम सिलेबस 90% ये था और 5% ये था बस मुश्किल से। अब 5% वाली चीज काट के ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया यूनिवर्सिटी को, लग रहा है भाई बहुत छोटी चीज काटी है, कुछ बहुत बड़ा नहीं काट दिया। सिर्फ एक डिफरेंस आता था वाले बुरे में और आउटपुट बनाने को आते थे। मतलब कुछ काटा भी तो ऐसा काटते कि भाई लगता कि कुछ कटा है, ये क्या बिन कटा सा काटा है। ठीक है, अब देखो। अच्छा, आपने वो खेली है क्या, लूडो खेला है? आपने स्टापू खेला है कभी? क्या होता था दोनों में? जब हम लूडो खेलते थे बोर्ड पे, तो आपको अपनी पोजीशन, अगर आप अभी यहाँ आए हो तो आपको पता होता था कि भाई मैं यहाँ से चल के, मेरी प्रीवियस स्टेट ये थी, उसके बाद मैं 4 चला तो इस वाली स्टेट पे आ गया। तो आप जिस स्टेट पे हो उसका आइडिया आपको कौन सी स्टेट से लगता है? प्रीवियस स्टेट से लगता है। सेम स्टेपू में होता है, आप जहाँ पे पत्थर फेंकोगे, अगर आपका 4 आया तो आप पीछे गिन के बता सकते हो भाई मैं यहाँ पे थी और 4 आने के बाद मैं यहाँ पे आई। इसलिए हम ऑटोमेटा को बुलाते हैं कि इसमें नो टेम्पररी स्टोरेज है, ये कोई स्टोरेज नहीं रखता। ये अपनी बात बताता है कि भाई मैं पहले यहाँ पे था। आ गया समझ में? कोई बच्चे से पूछो भाई पहले कौन सी क्लास में थे, तो उसे नहीं पता उसने बीच में क्या पढ़ा, वो बोलेगा भाई पहले तो मैं फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, इतनी बात है, साफ सीधी सी, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा। In general, the type of automata is characterized by the machine having no temporary storage, as it is severely limited to the capacity to remember things during the computation. क्योंकि उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कुछ याद रखने की। एग्जैक्टली तुम, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, आपको बस इतना पता है कि मैं फोर्थ सेमेस्टर में आ गया हूँ, पिछली बार थर्ड सेमेस्टर दिया था। हमें बीच की चीजें नहीं पता, हमें अपनी अभी की स्टेट अपनी पिछली स्टेट से याद है। पिछली बार थर्ड सेमेस्टर में था तो इसलिए मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। सेम काम ऑटोमेटा है, अपनी बात याद कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। Only finite amount of information can be stored control unit by placing the unit into a specific state, but since the number of state is finite, क्योंकि number of states finite होती हैं, अभी पढ़ा था finite automata में, a finite automation can only deal with the situation in which the information to be stored at a time is strictly bounded. जब आपकी information bounded हो, इसका मतलब आपको पिछली वाली state याद हो, बस इतना इतना याद रख सकता है भाई। हाँ, इतना याद रख सकता हूँ कि अभी 4 में हूँ तो पिछली बार 3rd में होऊंगा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है भाई? इसकी ना डिफाइन आती है डीएफए की। इससे पहले मैंने तुम्हें एक ही डिफाइन बताई है फाइनाइट ऑटोमेटा की, इसकी भी डिफाइन आती है। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बोल रही हूँ मैं, थोड़ा हगलाने लग जाए, डीएफए बोलेंगे, ठीक है। तो देखो डीएफए में क्या होता है। A deterministic finite automata is defined as 5 tuple। ये आपकी ना थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है, 5 टपल फॉर्म इसे बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा ये भी पूछ लेता है कि 5 टपल फॉर्म लिख दो। 5 टपल फॉर्म वाली शीट पे मैं वापस आऊंगी, चिंता मत करो, एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद इस पे वापस आएंगे, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। स्टिल एक बार एज अ इंट्रो दे देते हैं। क्यू क्या होती है? आपकी फाइनाइट और नॉन एम्प्टी स्टेट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑटोमेटा में कोई स्टेट ही ना बनी हो, 1 2 3 स्टेट बनेगी, पर ऐसा भी नहीं होता कि बहुत सारी बन जाए। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स बनती हैं। आपका सिग्मा क्या बताता है कि आपकी जो स्टेट्स है इनमें इनपुट अल्फाबेट क्या था, क्या आपने इनपुट दिया कि वो आगे चली। ट्रांजिशन फंक्शन आपको बताता है कि भाई जो कंडीशन थी कि इस पे ए आएगा तो मैं इस वाली स्टेट पे जाऊंगा, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन। क्या डाला तो क्या मिला। इसे आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्यू में, भाई मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना इस माइक से, चलना बंद कर दिया, मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, अब दोबारा बताओ। हद हो गई है, लाइक ये वायर्ड माइक्स ही बेस्ट होते हैं, ये वायरलेस माइक भाई कभी मत लेना, कभी कभी कंटेंट क्रिएशन करो ना, हमेशा वायर्ड माइक लो, कम से कम भरोसेमंद तो होते हैं। ये वायरलेस वाले कब रुक जाएंगे पता नहीं चलता एक तो। चलो दोबारा से बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ध्यान से देखना है ना, तुम एक बार में समझ लेना भाई, ये माइक वैसे परेशान करा तो मत परेशान करना। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, कल मेरा भी पेपर, ठीक है, पता चल परेशान कर दो, एक बार में सुनते जाना सही से। चलो जी देखो। हम्म तो मेरे हिसाब से जहां तक रिकॉर्ड हुआ था वो था ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं,
फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या होता है आपका? सिग्मा मतलब होता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट। जो भी आप इनपुट दे रहे हो दैट इज योर सिग्मा। मैंने कहा यहाँ से कुछ इनपुट आया और फिर ये आगे चला, दिस इज सिग्मा। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो आपने कंडीशन दी जिसके बाद वो आगे चला। मैंने कहा यहाँ पे ए आया तो फिर Q1 पे गया, जो Q0 था वो अब Q1 पे शिफ्ट हुआ जब एक कंडीशन ए जो थी वो लगी। एस मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को आप ज्यादातर Q0 से रिप्रेजेंट करते हो। एफ मतलब क्या होता है? फाइनल स्टेट। आ गया भाई मस्त समझ में? यही लिखा हुआ है फाइनल स्टेट। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज होती है कि फाइनल स्टेट हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है बहुत सारी भी हो। चारों तीनों चारों केस वैलिड होते हैं। अभी आप आगे आगे ऐसे क्वेश्चन की देखोगे जिसमें 2 से ज्यादा भी फाइनल स्टेट होगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन में फाइनल स्टेट ना भी हो। तो ये थी बेसिक सी चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएफए डिजाइनिंग। देखो भाई लिख के बैठी हुई थी मैं, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ, छट गया, मतलब दोबारा देख लेती हूँ आ रही है ना आवाज बढ़िया से तुमको? यस। हाँ, तो हमने बोला डीएफए डिजाइनिंग क्या होती है? अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रेगुलर लैंग्वेज इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय अ डीएफए। अब आपसे ना रेगुलर लैंग्वेज की डिफाइन आ जाती है कभी-कभी 2 नंबर में, तो आप सबसे पहली बात तो यही लिखोगे कि आपकी एक लैंग्वेज को आप रेगुलर लैंग्वेज कब बुलाते हो? जब वो एक्सेप्ट हो रही हो डीएफए से। कंसीडर्ड एज रेगुलर जब वो एक्सेप्ट हो रही है डीएफए से। इसके बाद आ गया यहाँ पे नेक्स्ट कि आपके रूल्स क्या होते हैं? दीज आर द रूल्स के जिसके हिसाब से आप डीएफए बनाते हो। डीएफए क्या होता है? ध्यान से सुनना, दोबारा बताती हूँ। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जो कि आप दिखाते हो अपनी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये फाइनाइट होती हैं, इसमें कुछ कंडीशन होती है तो वो आगे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक ऐसा डीएफए बनाओ जो ए बी को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो पहली कंडीशन है ए आना चाहिए, दूसरी कंडीशन है बी आना चाहिए। मैंने कहा एक ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जिसमें ना ए बी बस आ रहा हो। इसका मतलब स्टार्टिंग में भी कुछ भी हो सकता है, लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, बीच में ए बी आना चाहिए। इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या भी हो सकती है? ए बी भी हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कुछ भी नहीं है और एंड में भी कुछ नहीं है, बट आपने कहा ए भी आ रहा हो तो एक्सेप्ट करवाना है, तो ये भी बात हो सकती है। अब यहाँ पे वही रूल्स लिखे हुए हैं कि आपकी क्यू नॉट जो होगी वो इनिशियल स्टेट होगी, जो आप ड्रॉ करोगे एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग को, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग मतलब मेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग मेरे वाले केस में क्या है? ए और बी है, यदि इतना भी आएगा तो भी मैं ले लूंगा। कंप्लीट करो डीएफए को विद ऑल द लेफ्ट पॉसिबिलिटीज। अब आपने कहा कि स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ सकता है, एंड में भी कुछ भी आ सकता है, तो उन सारी पॉसिबिलिटीज से उसे कंप्लीट करो, जो भी बची हुई केसेस बन सकते हैं। अनफेवरेबल केस को, जो आपको केस नहीं चाहिए, उसको आप किस में डाल दोगे? डेड और ट्रैप स्टेट में डाल दोगे। सॉर्टेड है। अब एक चीज और होती है कि आपको अवॉइड करना होता है कि आप ज्यादा डेड स्टेट या ट्रैप केस पे ना जा रहे हो, कम डेड स्टेट का यूज कर रहे हो। ये वाली चीज भी होती है ऑप्टिमाइजेशन में यूज। अब देखो जी, अब आपको बना के दिखाते हैं। of a b where the accepted string w starts with substring a b b। ठीक है जी, देखो इसने बोला एक मिनिमल डीएफए बनाओ जो आपका अल्फाबेट ए और बी से स्टार्ट हो रहा है। दिख रही हूँ ना मैं? हाँ। जो आपका ए और बी आ रहा है, जिसमें ए और बी को एक्सेप्ट कर रहा है एट द स्टार्टिंग। तो ये ए बी बी कहाँ पे आना चाहिए? स्टार्टिंग में आना चाहिए। भाई साहब से तैयार हो रहा है ये कॉलेज की क्लासेस भी ना, कहीं एडमिशन ले लिया भाई तैयार का खतरे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, मतलब हेड्स ऑफ है मुझे भी। कर दूं क्या ये रिकॉर्ड? काट ना ले। चलो ठीक है। देखो भाई, देखो मैंने बोला क्यू नॉट है, ठीक है। क्यू नॉट कब आगे बढ़ेगा? जब एक बार ए आएगा। क्यू वन कब आगे बढ़ेगा? जब एक और बार बी आएगा। Q2 कब आगे बढ़ेगा? जब एक और बार बी आएगा। ये मैंने क्या किया? मैंने ये स्टेप फॉलो किया कि भी आपने सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बना ली जो कि एक्सेप्ट हो सकती है ए बी बी। आपने क्योंकि बोला है स्टार्ट होना चाहिए ए बी बी से, तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी बी भी एक स्ट्रिंग हो सकती है। ए बी बी के आगे ए आए, ए बी बी के आगे बी 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 आए, बी 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 आए, कुछ भी आए, बट आपने क्या बोला है दी कि ए बी बी उसका पार्ट होना चाहिए और स्टार्टिंग में आना चाहिए। सॉर्टेड है, डन है। अब आप जितनी भी वो बनाओगे ना एक स्टेट से, जब भी आप एक कंडीशन लगाओगे तो वो कंडीशन आपकी देखी जाती है कि कहाँ कहाँ जा रही है। मतलब एक जो स्टेट है अगर वो ए पे आगे बढ़ रही है तो बी पे क्या होगा उसका? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने ये बना ली ए बी बी। स्टार्ट ही अगर ए से हो रहा है तो दी अगर मेरा स्टार्ट ही बी से हो जाए तो आप डिस्कार्ड कर दोगे। अगर मैंने बी ए बोला तो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो मैंने कहा जब बी से स्टार्ट हो तो उसे क्या कर देना? डिस्कार्ड कर देना। तो मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई Q4। मैंने कहा जब बी आएगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा। दी यहाँ पे अगर Q1 के पास बी है तो वो आगे बढ़ रहा है, Q1 के पास ए आएगा तो क्या होगा? तो दी यहाँ पे भी ना मैं उसे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि अगर बी मतलब मान लो ए से स्टार्ट हो गया और फिर बी आ गया तो ये तो बात खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। दी अगर ए आया, ए के बाद दोबारा ए आ गया
तो चीज खराब हो गई ना, ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी ए आना चाहिए था, बट ए आ गया तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली दी यहाँ पे Q2 पे तो आगे बढ़ रहा है, Q2 पे बी आया तो आगे, बट Q2 पे ए आ गया तो मुझे फिर से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मान लो ए बी ए आ जाए तो खराब हो जाएगी चीज, क्योंकि हमें ए बी ए तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए बी बी। यहाँ पे भी बात खराब हो रही है। तो दी हमने क्या करा, हर एक स्टेट की दो कंडीशन निकल रही थी, ए और बी वाली। जौन सी मुझे चाहिए थी उसको मैंने पहले बना लिया, जौन सी नहीं चाहिए थी उसको मैंने डिस्कार्ड स्टेट में डाल दिया, जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रैप स्टेट या फिर डेड स्टेट। आ गया जी समझ में। दी आपने कहा स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ जाए, आपने कहा दी एंडिंग में भी कुछ भी आ जाए, तो मैंने एंडिंग के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया कि भाई लूप। अब इसके बाद कुछ भी आता रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए बी बी से ही स्टार्ट हो रही है। एंड में कुछ भी लाते रहो, यहीं घूमते रहो, इसका मतलब है ए बी बी के आगे कुछ भी आए, फलाना ढिमकाना जो भी, बट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए बी बी से। समझ में आया। ये बीच की कुछ कहानियां भी पढ़ाऊंगी तुमको आकर के, देखो भाई ये रहा, मैंने ना आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी भी आना चाहिए, उसके आगे कुछ भी आए चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीजें वही लिखी हुई, कहानियां भी लिख दी है मैंने आपके लिए, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। हर एक स्लाइड के नीचे मैंने उसका एग्जांपल और सॉल्यूशन लगाया हुआ है, तो यू कैन गो विद दैट आल्सो। डिजाइन अ मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट ए बी, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, और जो स्ट्रिंग है वो एंड होनी चाहिए आपका बी ए बी से। नहीं मुझे ना समझ में आ गया कि आपने कहा बी ए बी से एंड होनी चाहिए, तो इससे आगे मैं कुछ भी लगाऊं, इससे आगे मैं कुछ भी लगाऊं चलेगा, आपको बस चाहिए कि बी ए बी से स्टार्ट हो रहा हो। तो मैंने सबसे पहले स्मॉल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा लिया। नहीं मैंने बोला क्यू नॉट से आगे चलना जब बी आए, Q1 से आगे चलना जब ए आए, Q2 से आगे चलना जब बी आए, और Q3 पे आकर के रुक जाना। डन है। अब इस केस में ना तुम्हारा एंड होना चाहिए Q3 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे तो लूप नहीं लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे लूप कहाँ पे लग रहा होगा, दी स्टार्टिंग में, कि तुम कितना मर्जी घूमो स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जी, जो Q0 है, ए आया तो घूम गया, बी आया तो आगे चला। Q1 पे जब ए आया तो वो आगे चला, बी आएगा तो कहाँ जाएगा। तो दी आपने बोला कि बी ए भी बनना चाहिए, अगर मैं बी को यहीं लगा दूं घुमा करके, तो बी ए बी तो अभी भी बन रहा है, सही चीज है। अच्छा दी Q1 की मैंने दोनों स्टेट्स बता दी, ए और बी। अब आपने कहा Q2 पे आ गए, Q2 पे बी तो आपने लगाया हुआ है, ए कहाँ जाएगा। अब दोबारा करके देखते हैं, मैंने कहा बी ए ए आ गया मान लो, तो गलत चीज हो जाएगी, बी ए बी चाहिए, यहाँ पे तो बी है। तो हमने कहा जब यहाँ पे ए आ जाएगा तो इसको आप रिवर्ट बैक मार देना कि भाई अब तुझे स्टार्टिंग में ही जाना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में ए जाएगा तो ए बी बी अब एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। Q3 पे भी हमने बोला कि यहाँ पे आकर के रुक जाओ, तो देखो सॉल्यूशन में यही चीज हुई है कि आपने Q0 पे बोला ए यहीं पे घूमता रहेगा, जब भी आएगा मैं आगे चलूंगी। इसके बी को हमने यही लूप लगा दिया, ए वाली चीज हमारी पहले से हुई थी, मैंने कहा यहाँ पे Q0 पे आया तो यहाँ चले जाना। अब Q3 पे क्या होगा, Q3 पे हम लूप नहीं लगा सकते, इस बार जो हमने लूप लगा दिया था ए और बी यहीं पे घूमता रहेगा, क्यों, क्योंकि एंड वाली कंडीशन है। इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई ए आएगा ना तो तू यहाँ चली गई हो। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि देखो यही दिखाती हूँ, हमने बोला Q3 पे इस बार हम फाइनल लूप नहीं लगा सकते, इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि एंड स्टेट है। अब यहाँ से मुझे दो एरोज निकालनी है, ए की और बी की। मैंने कहा भाई जब तेरे पास ए आए तो तुम यहाँ आ जाना। अब देखो क्या होगा, ए बी बी बी, यहाँ से मान लो बी, उसके बाद ए आया और फिर से बी आ गया, तो बढ़िया चीज हो गई। आया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे बी आ गया तो कहाँ जाने को बोला इसने, इसने बोला भाई साहब अब तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, अब कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम इसके लिए यहाँ आ गए। डन है। अब देख लो दोबारा से बी ए बी बन रहा है हर जगह। अब आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो यहाँ पे मैंने सब चीजें लिखी हुई हैं स्टेप वाइज, आप इसको रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट जाते हैं। अब उसने बोला कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें ये पार्ट आना चाहिए, कौन सा वाला, ए बी ए वाला। तो दी सबसे पहले आपने हमें बता रखा है कि क्यू नॉट बनाओ जो कि इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट के बाद आप सारी की सारी स्टेट्स बना दो और जौन सी भी कंडीशन आपको चाहिए वो लिख दो। तो मैंने कहा क्यू नॉट पे जब ए आए तो Q1 पे आ जाना, Q1 पे जब B आए तो Q2 पे आ जाना, Q2 पे जब A आए तो Q3 पे आ जाना। सेम चीज हमने लिख दी यहाँ पे। अब देखो अब वही वाला बात आती है कि हमने बेसिक कंडीशन बना दी, अब हमको फुलफिल करनी है रेस्ट वाली कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर बी आएगा तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बी को यहीं पे घुमाते रहना। क्यों बोल दिया, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में भी कुछ भी है, इसके एंड में भी कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। Q1 पे हमने बोला बी आ रहा है, अब ए कहाँ जाएगा Q1 से, तो मैंने कहा भाई तू ए बी ए चाहिए ना तो तू ए का सेल्फ लूप भी लगा सकती है। क्यों, क्योंकि ए बी ए अभी भी वही बात बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। Q2 पे मैं आई तो दी Q2 पे ए आगे जा रहा है, बी कहाँ जाएगा, बी कहाँ जाएगा बताओ भाई,
तो बी के लिए तो भाई कोई एस्केप नहीं है, मुझे बी यहीं भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख खराब होती है सारी की सारी चीज, कहीं पे भी लगाऊंगी तो खराब बनेगा। ए आ गया यहाँ पे। अब Q3 पे, Q3 पे तो कुछ नहीं है, Q3 फाइनल है, यहाँ पे ए और बी का लूप लगा दो। क्यों लगा दिया? क्योंकि डी इसके बाद तो कुछ भी आया हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लाते रहो। एक बार हम चेक कर लेते हैं सही बनाया है ना। हाँ सही है, देखो बढ़िया बनाया एकदम सेम सेम। डन है। यहाँ पे मैंने कहानी भी लिखी हुई है, दोबारा पढ़ सकते हो आप इस वाली चीज को भी। आप एक बार दोबारा चला के देखना। मैंने आपको 3 केस बताए। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग का केस बताया जो कि ये वाला था कि स्टार्ट किससे हो रहा है, ये स्टार्टिंग का केस था। फिर हमने एंड के केस पढ़े, ये आपका एंड वाला केस था। एंड देन मैंने आपको बताया बीच में सब स्ट्रिंग आ रही है। 3 केस मैंने आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड छोड़ी थी, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये भैया मैंने आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसके लिए लिखा था, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो ये रहा, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, डिफाइन पूछी हुई है, 5 नंबर में आया हुआ है। उसके साथ ही आपसे पूछ लिया एनएफए और डीएफए में भी डिफरेंशिएट करो, ये आगे वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा। अब देखो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या लिखा है इसने, फाइनाइट ऑटोमेटा इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया हम स्ट्रिंग मैचिंग करवा रहे हैं, ए बी है या नहीं है, बी ए बी है या नहीं है, तो स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है। इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज इनपुट, इनपुट में लेता है, चेंज करता है उसकी स्टेट अकॉर्डिंगली। व्हेन डिजायर्ड सिंबल इज फाउंड देन द ट्रांजिशन अकर। जब भी मैं बोलूंगी कि भाई मुझे ए बी बी चाहिए, तो जैसे ए मिलेगा तभी मैं Q0 से Q1 पे आऊंगी। एट द सेम ट्रांजिशन द ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट। हो सकता है वो सेम स्टेट में रहे, हम क्या करते हैं लूप लगा देते हैं, जब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जैसे हमने किया था कि बी ए बी बन रहा था बट बी बच रहा है, तो मैंने उसी का लूप लगा दिया, तो सेम स्टेट पे भी रह सकता है और आगे भी जा सकता है। अगर वो उसे नहीं चाहिए तो वो उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकता है। जब वो रिजेक्ट होता है तो वो इसमें चला जाता है, ट्रैप स्टेट में चला जाता है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा में आप लिख सकते हो आराम से, 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा की, वही वाली चीज है, दोबारा से अभी हम पढ़ के आए थे कि डी क्यू क्या थी हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, सिग्मा क्या था हमारा इनपुट सिंबल था, क्यू नॉट क्या थी हमारी इनिशियल स्टेट थी, एफ क्या था हमारा फाइनल स्टेट थी, और ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन था। ट्रांजिशन फंक्शन में क्या होता है कि भाई कौन सी कंडीशन पे आगे बढ़ना है, फाइनल स्टेट कौन सी थी जो लास्ट में थी जिसमें डबल गोला लगाते थे, इनिशियल स्टेट कौन सी थी जो क्यू नॉट थी जो स्टार्टिंग में होती थी, आपका सिग्मा क्या था इनपुट सिंबल कि भाई क्या इनपुट में लेना है हमें, ए और बी जो हम लेते थे बार बार। डन है जी। डीएफए के क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आ जाती है लिखने के लिए 2 से 3 नंबर में आराम से। दोबारा दिखा देते हैं आपको डीएफए क्या होता है। डीएफए होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो रेफर करता है यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन, यूनिक बनता है। डीएफए इज ऑलवेज यूनिक, ये चीज याद रखना आप लोग, डीएफए इज ऑलवेज यूनिक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका और मेरा डीएफए अलग बन जाए, सेम डीएफए बनता है। एनएफए कुड भी अलग अलग, आपका अलग बन सकता है, मेरा अलग बन सकता है, क्योंकि एनएफए में कोई रूल्स नहीं होते। डीएफए में पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई आपकी इनिशियल स्टेट यही बनेगी, आप इतनी नंबर ऑफ आगे ही चलोगे। DFA there is only one path for the specific input from the current state to the next state। तो यहाँ पे कुछ specific path होता है कि भाई आप current state से next state पे कब जाओगे। DFA does not accept the null move, the DFA cannot change state without any input character। आपने कोई input character ही नहीं दिया तो वो state change नहीं करेगा, आप कुछ input में देना पड़ेगा, आपको condition लगानी पड़ेगी उसको next state पे भेजने के लिए। यहाँ पे कुछ example बना के दिखा दिया, दिखा सकते हो। Formal definition of DFA is same as that of this कि Q होता है, सिग्मा होता है, उसके बाद आपकी initial state, आपकी final state और आपका transition function। याद रखना, हर जगह लिखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिखने से टीचर को लगता है बच्चे को आता है, ठीक है, बल्कि है नहीं कुछ भी, फुद्दू सी चीज है, क्योंकि तुमको समझ में आ गई है। रादर बच्चों को मैंने ये रटते हुए भी देखा है। ये होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी, या फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए आपको फुल नंबर चाहिए तो आप इसे लिख के आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्या बोल रहा है ये दी, समझ में तो आ नहीं रहा। तो मैंने कहा Q0 में जब तुमने ए कंडीशन दी तो तुम किस पे चले गए, Q2 पे चले गए या Q1 पे चले गए। जब तुमने Q0 में बी कंडीशन दी तो तुम किस पे चले गए, Q2 पे चले गए। ये लिखा है। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है एक डीएफए की, जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी वर्टिसेस को, स्टेट कौन से कहां जा रहे हो। जो आपका आर्क लेबल्ड है विद एन इनपुट कैरेक्टर शो द ट्रांजिशन, जो आपकी ट्रांजिशन है वो इनपुट कैरेक्टर की तरह दिखती है। इनिशियल स्टेट को आप मार्क करते हो विद एन एरो और फाइनल स्टेट पे आप डबल सर्कल लगाते हो। ये वाली जो थी फाइनल स्टेट थी, जिसपे आप ज्यादातर लूप लगा देते थे जब एंड में कुछ भी आ सकता था जब। ठीक है, डन है जी, समझ में आ गई सारी की सारी चीजें। ऑल सेट। आपने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, आपने उसके बाद फिनाइट फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से वो काम करता है। आपका और मेरा डीएफए सेम सेम बनता है क्योंकि डीएफए यूनिक होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन का एक ही डीएफए बन सकता है। आपका एक इनपुट कैरेक्टर होता है, इनपुट कैरेक्टर पे जब कोई कंडीशन लगती है तो वो नेक्स्ट इनपुट स्टेट पे जाता है।
कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम आगे भेजते हैं, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो हम उसे डेड स्टेट में भेज देते हैं। जब मेरा काम सारा का सारा खत्म हो जाता है तो मेरी फाइनल स्टेट बन जाती है। फाइनल स्टेट जरूरी नहीं है एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी केस हो सकता है कि जीरो फाइनल स्टेट हो। डन, सॉर्टेड। अब हमने कुछ कुछ क्वेश्चन लगा के देखे। हमने देखा कि डीएफए स्टार्ट वाली कंडीशन में कैसे वर्क करता है, डीएफए एंड वाली कंडीशन में सबस्ट्रिंग आपको एंड में दिखानी है तो कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कोई सबस्ट्रिंग बीच में प्रेजेंट है तो कैसे काम करता है। ऑल सेट, समझ में आ गया। हो सकता है वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, एक पार्ट को बार बार देख करके प्रैक्टिस करके लिख लिख के बनाना, सो दैट आपको इजी पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स भी अटैच कर दी है जहाँ पे इनकी थ्योरी भी लिखी हुई है कि कैसे कैसे मैंने काम किया, और देसी भाषा में लिखी हुई है तुम्हारी, तो पढ़ के ना बिल्कुल मस्त समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसके बाद आ गया, ये आपसे पूछा जाता है रीड करने के लिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कैसे काम करता है आपका बेसिकली ये वाला चीज, तो बता देती हूँ। ये आपकी इनपुट टेप होती है, ये आपका लेफ्ट हेड होता है, ये आपका राइट हेड होता है, ठीक है ना। लेफ्ट हेड में हम इससे बाहर नहीं जा सकते, राइट साइड पे हम इससे बाहर नहीं जा सकते, इनपुट टेप है। यहाँ पे हमारा एक हेडर होता है, हेडर आगे 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 मूव करवाता है जैसे जैसे आप बताओगे, और ये फाइनाइट कंट्रोल है जो जो बताता है कि भाई तुम्हारा हेडर कितना आगे जाएगा। वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एंड मार्कर है ये आपका सी से जो बना हुआ है, डॉलर से जो बना हुआ है वो आपका राइट हैंड मार्कर है, राइट हैंड मार्कर, लेफ्ट हैंड मार्कर, ठीक है। ये आपकी इनपुट टेप है जिसके ऊपर फाइनाइट ऑटोमेशन लग रही है, किसके थ्रू, फाइनाइट कंट्रोल के थ्रू, जो कि आपको बता रहा है कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। ये रहा रीडिंग हेड लिखा हुआ है और ये रहा आपका फाइनाइट कंट्रोल। डन है। रीडिंग हेड एक बार में एक पे ही चलता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक बार में एक चल रहा है। इसके ऊपर थ्योरी आ जाती है लाइक 3 नंबर में, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने रीड लिखा है, कभी कभी आ जाता है। नोट क्या है इसमें, प्रोसीजर करो यूनिक कंपटीशन को यार पढ़ लेना, ये रीड वाली चीज है। डीएफए डिजाइनिंग लैंग्वेज सेट टू बी रेगुलर इफ इट्स रेगुलर, है ना, कि आप कब बताते हो कि लैंग्वेज रेगुलर है, जब उसका डीएफए बन पा रहा है, या किसी लैंग्वेज का डीएफए बन पा रहा है तब आप उस लैंग्वेज को क्या बुलाते हो कि लैंग्वेज रेगुलर है। हर बार आपका डीएफए क्या होता है, यूनिक होता है, सेम चीजें लिखी हुई हैं। अब आ जाती है आपकी ट्रांजिशन डायग्राम। क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब, होता है क्या है, जो मैंने आपको बताया है कि क्यू नॉट पे ए आया तो वो क्यू1 पे शिफ्ट हुआ, क्यू नॉट पे बी आया तो वो क्यू2 पे शिफ्ट हुआ। इसी चीज को जब आप एक टेबल के फॉर्मेट में अच्छे से सुंदर से प्यारा प्यारा लिख देते हो, तब आप उसे क्या बुलाते हो, ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। देखो जी, यहाँ पे एक बेसिक से एग्जांपल लिया गया आपके लिए कि भाई बी आया तो यहीं पे रहना, ए आया तो आगे चलना और घुमाते जाना। बेसिकली ये किसका एग्जांपल है कि कोई भी स्ट्रिंग जब ए से स्टार्ट होगी तो कैसे स्टार्ट होगी, वो ए बी हो सकती है, वो ए बी भी हो सकती है, वो ए बी कुछ भी हो सकती है, बट स्टार्ट किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए। उसके एंड में कुछ भी आता रहे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई जब क्यू नॉट पे ए आया तो मैं किस पे चली गई, Q1 पे चली गई, बट जब क्यू नॉट पे बी आया तो मैं कहाँ पे ही रही, क्यू नॉट पे ही रही। जब मेरा Q1 पे ए आया, Q1 पे ए आया तो भी मैं कहाँ पे रही, Q1 पे ही रही। जब मेरा Q2 पे सॉरी क्यू नॉट पे Q1 पे बी आया तो भी मैं कहाँ पे रही, Q1 पे ही रही। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे बोलते हैं आप ट्रांजिशन फंक्शन में कैसे किसी चीज को रखते हो। ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट टेबल ये वाली थी जो हमने बनाई है, ये ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम था ये वाला। एंड इसके बाद होती है ट्रांजिशन स्टेट आईडी, ये जैसे लिखी हुई है कि भाई क्यू नॉट पे ए आया तो मैं Q1 पे गई, क्यू नॉट पे बी आया तो मैं क्यू नॉट पे ही रही। ये होती है आईडी, अभी ऊपर भी आपको मैंने लिख के दिखाई थी। हाँ, कुछ कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। ऑल द स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय सिग्मा विल बी मेंबर ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड बाय मशीन। ये रहा ऑल द स्ट्रिंग जो सिग्मा में है वो डिफाइन हो रही है, वो मेंबर है मशीन का, ठीक है। टेकिंग एनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स क्यू नॉट, कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हो जो कि क्यू नॉट है यहाँ पे, एज स्टार्टिंग स्ट्रिंग, डब्ल्यू एज इनपुट, ये हमारी क्यू नॉट को मैंने स्टार्टिंग स्ट्रिंग मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है, एक इनपुट दिया, स्टार्टिंग स्ट्रिंग दी, और ये कहाँ तक जाएगा, फाइनल स्टेट तक जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज लिखी हुई है कि आप एक्सेप्टेंस कैसे दिखाते हो डीएफए की। वैसे तो लिखने की नीड नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ आपको समझाने के लिए मैंने इसकी भाषा भी लिख दी कि आप इसको कैसे पढ़ रहे होगे। यहाँ पे लिखा भी है डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है जो डिजाइन हो रही है अल्फाबेट सिग्मा से, सिग्मा वही था तुम्हारा इनपुट स्ट्रिंग, कॉरस्पॉन्डिंग है डब्ल्यू के, इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रांजिशन, और इट स्टार्ट्स विद इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रही होगी, एंड हो रही होगी फाइनल स्टेट जा करके। वही चीज आपकी थ्योरी में लिख दी, वही चीज को आपको मैथमेटिकली दिखा दिया, और मैथमेटिकल जो लिखा उसको भी मैंने नीचे डिफाइन कर दिया है। सॉर्टेड, ऑल सेट फॉर द डे। समझ में आ गई भाई चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं।